अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स सीख रहे हैं और उन बेसिक्स के पार्ट के तौर पे हमने अब तक पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया? ओके, यहाँ तक। और ये यहाँ से शुरू करना था अब हमने, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ, ओके। ये जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, यहाँ से हमने आगाज करना है। और मैं इन द मीन टाइम जरा डिस्प्ले सेट कर लूं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि इससे पहले हमने फंडामेंटल्स कर लिए, प्राइम एंट्री कर लिया, लेजर ट्रायल कर लिया, अक्रूवल प्रीपेमेंट्स भी हो गया और बैड एंड डाउटफुल डेट का चैप्टर भी हो गया। लास्ट चैप्टर जो हमने मुकम्मल किया था वो अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स का था, ऐसे ही। और इस अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट के चैप्टर में कोई सवाल जवाब, किसी किस्म का कोई दुश्वारी, कोई चीज जो आप जानना चाहते हो? ओके, आइए चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन से आगाज करते हैं। इससे आगे अगर आप गौर करें तो जो चैप्टर्स हैं ये अब वो कोर चैप्टर्स हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग के नॉलेज को कई गुना ऊपर ले जाएंगे इंशाल्लाह। डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है, डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्टेक्स्ट है, पहले ये बात डिस्कस करते हैं। आम अंग्रेजी में किसी चीज में आने वाली टूट फूट, शिकस्तगी, रेख्तगी, किसी चीज में फरसूदगी का आना अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन कह दिया जाता है। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जिस तरह अंग्रेजी में एक और इसकी जगह मैं बात करूं तो वीर एंड टीयर की बात की जाती है। जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी है तो क्या ख्याल है 10 साल के बाद वो गाड़ी कैसी होगी? बिल्कुल नई जैसी होगी? नहीं, ऐसी तो नहीं होगी। जाहिर है उसके बहुत सारे पुर्जे घिस चुके होंगे, है ना। दैट इज कॉल्ड वीर एंड टीयर। कॉमन उसके अंदर डिके आ रहा है ना। अंग्रेजी में लोग इसको उससे ताबीर कर लेते हैं अंग्रेजी में, अकाउंटिंग ऐसा नहीं कहती। अकाउंटिंग में लफ्ज डेप्रिसिएशन कुछ मखसूस मीनिंग रखता है। ये वो मीनिंग नहीं रखता जो कि एक कॉमन लेमैन अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है लफ्ज, ये वो नहीं है। इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आप डिक्शनरी में देखें तो डिक्शनरी आपको बताए कि ये वीर एंड टीयर होती है ना, टूट फूट होती है, पुरानी चीज चीज पुरानी हो जाए, घिस जाए तो ये वो होती है। तो अकाउंटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अकाउंटिंग ये बयान करती है कि जब आप कोई ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जिनकी लाइफ लॉन्गर पीरियड पे मुश्तमिल होती है, जैसे 10 साल, 15 साल, 5 साल, 25 साल, तो उन एसेट्स की वैल्यू ओवर द लाइफ कम हो रही होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक फर्नीचर की आइटम खरीदी, मसलन आपने एक शेल्फ खरीदी, बुक शेल्फ खरीदी 25,000 रुपए की। 10 साल के बाद ये कितने की बिक जाएगी? जब ये आपके लिए आप कहेंगे बस 10 साल से ज्यादा नहीं मैंने चलानी, अब मैं नई
अलमारी बनाऊंगा, पुरानी हो गई, 10 साल बाद ये कितने की बिक जाएगी? 6-7 हजार की बिक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई चीज 25 हजार की खरीदी है तो 10 साल के बाद आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये 6 हजार से ज्यादा की नहीं होगी, तो दरमियान में 19 हजार रुपया इसकी वैल्यू में कमी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 19 हजार इस डेप्रिसिएशन, जो उसकी वैल्यू में कमी है। ठीक है, अब अगर मैं यूं करूं कि पहले साल फर्नीचर खरीदूं तो उसकी एंट्री क्या डालूंगा? मैं लिखूंगा फर्नीचर डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट। ये है पहला साल। 10वें साल में जाके मैंने ये बेच दिया, क्योंकि अब इसकी लाइफ खत्म हो गई। मैंने कहा बस इसको निकाल दो, भेज दो, लाइफ खत्म हो गई। जब लाइफ खत्म हो गई तो हमने कहा अच्छा अब ये बिकेगा कितने का? 6 हजार का। तो मैंने इसको बेचा, मैंने लिखा कैश डेबिट 6 हजार से। ये एंट्री हो रही है पहले साल में और ये एंट्री हो रही है 10वें साल में। कैश डेबिट 6 हजार से और फर्नीचर क्रेडिट कितने से? 25 हजार से। आपके पास फर्नीचर कितने से एग्जिस्ट करता था? आप सारे ही निकाल देंगे ना आप, तो आप कहेंगे भाई एक चीज मेरी किताबों में 25 हजार पे खड़ी थी, ये निकल गई है, तो 25 हजार से गई, तो डिफरेंस आ गया कितने का? आप लिखेंगे ये आपको क्या हुआ? लॉस, एक्सपेंस हो गया। 19 हजार का एक्सपेंस है, नुकसान। अगर मैं ऐसे ही कर दूं तो एक गड़बड़ हो गई है। एक एसेट जिसको मैंने 10 साल इस्तेमाल किया है, जिससे मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट 10 साल हासिल किए हैं, उसका नुकसान सिर्फ 1 साल में चार्ज कर दिया है ना। इस एसेट से मैंने पहले साल भी बेनिफिट लिया, दूसरे साल भी बेनिफिट लिया, तीसरे साल भी बेनिफिट लिया, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10 साल मैंने इससे बेनिफिट लिया। नुकसान सिर्फ 10वें साल को चार्ज किया, 9 साल में कोई नुकसान चार्ज। हमने एक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में पढ़ रखा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि एक्सपेंसेस और उन एक्सपेंसेस से होने वाली आमदनियां, या आमदनियां और उन आमदनियों के लिए होने वाले एक्सपेंसेस को एक ही पीरियड में मैच करते हैं। अब अगर एक एसेट से बेनिफिट हर साल हो रहा है तो उस एसेट का नुकसान भी हर साल में चार्ज होना चाहिए। अगर आप उसको 10वें साल में चार्ज कर देंगे तो ये मिसलीडिंग हो जाएगा। 9 साल का प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा और 10वें साल का प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा। लिहाजा अकाउंटिंग ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा डेप्रिसिएशन। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसे नहीं करोगे कि तुम 10वें साल में जाके सारा नुकसान एक ही दफा रिकॉर्ड करोगे। तुम देखो कि तुम्हारे ख्याल में कितना नुकसान होगा। 19 हजार, चलो कितने सालों में होगा? चलो इसको 10 पे डिवाइड कर दो और हर साल नुकसान रिकॉर्ड करो। लिहाजा हम पहले साल ईयर 1 के आखिर पे हम लिखेंगे लॉस 1900 से और फर्नीचर क्रेडिट 1900 से, कि भाई 19 हजार में से 10 साल का हिस्सा 1/10, 1900 नुकसान हो गया। लॉस की जगह लफ्ज डेप्रिसिएशन कह देते हैं। फिर दूसरे साल क्या करेंगे? फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू फर्नीचर 1900 से। फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू फर्नीचर 1900 से। चौथे साल 1900 से, पांचवें साल 1900 से, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, हर साल 1900 1900 1900 एक्सपेंस रिकॉर्ड होता रहेगा और एसेट की वैल्यू ग्रेजुअली कम होती रहेगी। पहले साल एसेट की वैल्यू कितनी थी? 25 हजार। तो एक साल के खात्मे पे जब मैंने 1900 से एसेट को कम किया तो 25 हजार में से 1900 कम होके कितना रह गया? 23,100। फिर दूसरे साल के आखिर में 1900 और निकल गया, अब कितना रह गया? 21,200।
अगली दफा 1900 फिर निकल जाएगा, फिर कितना रह गया 19,300, राइट। तो इस तरीके से हर मरतबा 1900 कम होता चला जाएगा। 10वें साल में पहुंच के जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा 1900 की, तो एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी 6000, क्योंकि 25,000 का एसेट था और 1900 करके 19,000 डेप्रिशिएट हो गया है, पीछे 6000 उसकी वैल्यू बच गई है। और मेरा ख्याल था उस वक्त कितने का बिक जाएगा, आज मैं उसको बेचूंगा लेट से 6000 का, कैश डेबिट 6000 से, एसेट क्रेडिट 6000 से। हाँ, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जैसे सोचा था वैसे ही हो। सोचा था 6000 का बिक जाएगा, हो सकता है 5 का बिके, हो सकता है 7 का बिके। तो वो जो 1500 का नुकसान होगा या मुनाफा होगा, उसको 10वें ही साल में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि वो तो मुझे पहले से पता नहीं था भाई। उस नुकसान को तो मैं पहले से एंटिसिपेट ही नहीं कर सकता था, मुझे पता ही नहीं था कि यार उस वक्त कितना बिकेगा। मैंने सोचा था कि ये 6000 का बिक जाएगा, एक्चुअली बेचने गया तो 6200 का बिक गया, ठीक है। कैश डेबिट 6200 से, एसेट क्रेडिट 6000 से, 200 से गेन क्रेडिट, ठीक है। और अगर 6200 की जगह 5800 में बिक जाता तो कैश डेबिट 5800 से, लॉस डेबिट 200 से और एसेट क्रेडिट 6000 से। तो एक एसेट अपनी पूरी लाइफ में इस तरीके से अपने आप को नलीफाई कर देगा। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन का आपको बात वाज़ेह हो गई कि डेप्रिसिएशन क्या चीज है। अब इसको मैं डिफाइन करूं, डेफिनेशन के अंदाज में बयान करूं, तो मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन इज दी सिस्टमैटिक एलोकेशन, एलोकेशन है ये, एलोकेट कर दिया मैंने पैसों को, 19,000 को एलोकेट। डेप्रिसिएशन इज दी सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी आप अपने एसेट की जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है 19,000, उसको सिस्टमैटिकली एलोकेट कर देते हैं ओवर दी यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो वो जो एलोकेटेड अमाउंट है हर साल की, वो क्या बन जाती है, डेप्रिसिएशन। ये मुमकिन है कि किसी साल में एसेट की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए और किसी साल में एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो जाए, इससे डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये सोच रखा है कि ये मेरी 25,000 वाली चीज 6,000 की वर्थ रखती होगी, तो बीच में 19,000 ने नुकसान बुक होना है। अब अगर टेम्परेरीली मार्केट वैल्यू ऊपर चली जाए या नीचे, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने इवेंचुअली 19,000 का नुकसान बुक करना है। फर्ज करें ना कि आज तीसरा साल है, तीसरे साल में फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने लगा हूं अभी मैं। अब इस वक्त एसेट की वैल्यू कितनी है, 25,000 में से 1900 ये निकल गया, 1900 ये निकल गया, 3800 निकल गया, पीछे बचा 21,200। फर्ज करें आज अगर इस एसेट को मार्केट में बेचने जाऊं तो ये 22,000 का बिक जाता है, तो किसी के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि यार हमारी किताबों में ये एसेट खड़ा है 21,200 का और हम इसको मजीद 1900 डेप्रिशिएट करने लगे हैं, तो ये हो जाएगा 19,300 का, मजीद कम हो जाएगा, जबकि मार्केट में तो 22,000 का बिक रहा है, इसकी तो वैल्यू बढ़ गई है, इसकी वैल्यू घटाऊं क्यों, तो मैं इसकी वैल्यू घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा, मैंने कौन सा इसको आज मार्केट में बेचना है, मैंने तो इसको 10 साल इस्तेमाल करना है और 10 साल इस्तेमाल हो गए, इसके पैसे निकलने हैं 6,000, इसका मतलब 19,000 का नुकसान तो है। अनलेस कि मेरी एक्सपेक्टेशन ही बदल जाए, यानी मैंने ये सोचा था कि एसेट 25,000 का है, एंड पे 6,000 का बिक जाएगा, 19,000 बीच में नुकसान हो जाएगा। पहले साल 1900 की डेप्रिसिएशन लिख ली, दूसरे साल 1900 की डेप्रिसिएशन लिख ली, तीसरे साल में आके पता चला कि मार्केट बहुत चेंज हो गई है और मेरा जो ख्याल था कि वो एसेट एंड पे 6,000 का बिकेगा, वो 6 का नहीं, वो 1,000 रुपए का बिकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब नुकसान ज्यादा रिकॉर्ड करना है। अब कितना ज्यादा रिकॉर्ड करना है, टोटल नुकसान कितना था, पहले था 19, अब कितना होगा 24। 25,000 का एसेट है, 1,000 का बिकेगा, 24 में से 1900 2 सालों का तो मैं ऑलरेडी
निकाल चुका हूँ 3800, तो 24,000 में से 3800 तो निकल गया, पीछे बचा 20,200। अब ये बकाया नुकसान है जो मुझे बकाया 8 सालों पे तकसीम करना है। तो अब मैं 20,800 को डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा और अब हर साल की डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड डालना शुरू कर दूंगा। ये इसके उलट भी हो सकता था। तीसरे साल में आके मुझे ये एहसास हुआ या मार्केट बदल गई, तो मैंने कहा यार मैंने सोचा था ना ये एंड पे 6,000 का बिकेगा, भाई 6 का नहीं तो 10 का बिक जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि 25,000 में से 10 का तो नुकसान तो 15 का होगा। 15 में से 1900 3800 में ऑलरेडी चार्ज कर चुका हूं। कितना बचा पीछे? 11,200। अब ये 11,200 का नुकसान है जो मुझे रिमेनिंग 8 सालों में तकसीम करना है। तो पर ईयर क्या निकल आया? 11,200 तकसीम 8, 1200-1300 रुपया निकल आएगा। तो जो पहले मैं 1900 चार्ज करता उसकी जगह इस दफा मैं डेप्शन कितनी चार्ज करूंगा? 1200 रुपये चार्ज कर दूंगा और फिर 1200 चलती, या जितनी भी निकलती है वो चलती जाएगी। सो मकसद हमारा ये है कि एसेट ने ओवर द लाइफ जो नुकसान उठाना है वो किसी एक साल में ना चार्ज हो, ओवर द यूजफुल लाइफ तकसीम हो जाए। तो ये है डेप्रिसिएशन का तारुफ। अब हम चैप्टर को तरतीब से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये कौन से एसेट्स पे चार्ज की जाती है? नॉन करंट एसेट्स पे चार्ज की जाती है। नॉन करंट एसेट्स आमतौर पे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल, 50 साल, जिनकी यूजफुल लाइफ आमतौर पे 1 साल से ज्यादा। ये मसला भी तभी पैदा होता है, आप सोचें अगर एक एसेट की लाइफ है 5 महीने, उसमें ये मसला है डेप्रिसिएशन वाला? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस साल में खरीदा, इसी साल में उसने खत्म हो जाना है, इसी साल में जो कुछ भी होना है हो जाना है, खत्म होगी बात। मसला वहां था कि एसेट की लाइफ लॉन्गर है, खरीदना किसी और साल में है, बेचना किसी और साल में है, गेन किसी और सालों में लेना है और नुकसान सारा आखिरी साल में डल रहा था। तो ये मसला था। अगर 2021 में ही खरीद के 2021 में ही बेच देना है या खत्म हो जाना है इस एसेट ने, इसका मतलब है कि जो बेनिफिट है वो भी 21 में ही मिलेंगे। भाई इस एसेट को इस्तेमाल करके जो बेनिफिट मिलेगा 21 में मिलेगा और जो नुकसान होगा वो भी 21 में ही हो जाएगा, खुद ब खुद मैच हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। मसला ही तब पैदा होता है जब एक एसेट को किसी एक साल में खरीदा जाएगा और किसी दूसरे साल में उसकी लाइफ खत्म होगी। तो फिर मसला आ जाता है कि अच्छा अब बेनिफिट तो मल्टीपल ईयर्स में आ रहे हैं, नुकसान भी फिर मल्टीपल ईयर्स में ही आना चाहिए। तो हेंस द डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड। अगर मैं कहूं कि डेप्रिसिएशन की वजह क्या है, तो वन वर्ड में मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट ना होता तो डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करेंगे। और डेप्रिसिएशन किस एसेट के लिए होगी? मैंने कहा नॉन करंट एसेट के लिए, उस एसेट के लिए जिसने मल्टीपल ईयर्स में जाना है। जिसने मल्टीपल ईयर में जाना नहीं होता तो मसला ही कोई नहीं। तो नॉन करंट एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये नॉन करंट एसेट्स जो हैं
जी सॉरी, एक दरमियान में मैं जरा, अवैस आप इधर ही हैं? ओके, गेस्ट एक आ गए थे तो मुझे उनके लिए जरा बाहर निकलना पड़ा। अच्छा जी, तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ऐसे एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के लिए फिर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के पेश नजर सामने आता है। ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं ये टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। कॉमन सेंस ये बताती है कि टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होंगे जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, और इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होंगे जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपके सामने कुछ नामों की वो एग्जांपल्स भी आ रही हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर फिक्सचर है, मोटर व्हीकल है, ये सब टेंजिबल आइटम्स हैं। और इनटेंजिबल आइटम है जिस तरह लाइसेंसेज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, पेटेंट राइट्स हैं, ये इस तरह की चीजें हैं विच आर नॉट कैरिंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। सॉफ्टवेयर की क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है? मतलब ये कोई अलमारी तो नहीं है जिसको रखा हुआ है हमने, ये तो एक डिजिटल आइटम है। इसी तरह लाइसेंसिंग है, आपने किसी चीज का लाइसेंस, मसलन फर्ज करें कि दुनिया की कोई, जैसे फाइजर है जिसकी आजकल वो वैक्सीनेशन के बूस्टर लग रहे हैं, जैसे अब कोई फाइजर से लाइसेंस ले ले और वो वैक्सीन पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दे, तो ये जो लाइसेंस उसने खरीदा हो, पैसे दे के लिया होगा ना, ये लाइसेंस जो है ये क्या है? ये इंटेंजिबल है, यानी ये कोई फिजिकल चीज तो नहीं है, तो बस राइट्स हैं कि मैं आपका नाम इस्तेमाल करूंगा, आपके फार्मूले पे चीज बनाऊंगा, आपके ही नाम से बेचूंगा, जाहिर है उसमें अपना मुनाफा कमाऊंगा, लेकिन आपका नाम, आपकी ब्रांडिंग, आपकी हर चीज इस्तेमाल हो रही होगी, लाइसेंस। तो ये नॉन करंट एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स को इन्वेंट्री से जुदा समझना है। इन्वेंट्री कौन सी चीजें होती हैं? ये वो चीजें होती हैं जिनमें आप बिजनेस करते हैं, जिसकी आप खरीदो फरोख्त करते हैं। यानी मसलन अगर आप फर्ज कर लें कि आपका सुपर स्टोर है, तो आप वहाँ शैम्पू बेचते हैं, आप वहाँ अंडे बेचते हैं, डबल रोटी बेचते हैं, मीट बेचते हैं, दालें बेचते हैं ना, वो सब क्या है? इन्वेंट्रीज। वो नॉन करंट एसेट नहीं है। इन्वेंट्री जितनी मर्जी छोटी या बड़ी आइटम हो, वो नॉन करंट एसेट नहीं होगी। मसलन आप हवाई जहाज बेचते हैं, वो नॉन करंट एसेट नहीं होगा। एक कंपनी ने अपने लिए जहाज खरीद लिया है, वो उसके लिए नॉन करंट एसेट है, क्योंकि कंपनी ने जहाज खरीदा अपने लिए। क्यों खरीदा है? कंपनी ने अपने बिजनेस यूज के लिए खरीदा होगा। उसमें वो क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। कितना अरसा? कई साल। जहाज ऐसे थोड़ी लिया जाता है कि आज लिया तो हफ्ते बाद बेच दिए। वो जहाज लिया होगा तो इसलिए लिया होगा ना, कोई 5-10 साल चलाएंगे उसे, नॉन करंट एसेट। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसका कारोबार ही यही है कि वो जहाज बेचती है, उसने जहाज क्यों लिया होगा? इसलिए कि उसको 10 साल रखना है। वो तो चाहेगा कि कल बेच दूं मैं, भाई मेरा तो सौदा जितनी जल्दी बिकेगा उतना ही मैं काम करूंगा। तो इन्वेंट्रीज की लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, इन्वेंट्री तो फौरन बेचने के लिए होती है। ग्राहक आए ना आए ये बात की बात है। मेरा इरादा कोई नहीं है इसको 5-10 साल रखने का, मेरा इरादा तो है इसको फौरन बेचने का। जबकि नॉन करंट एसेट में आपका इरादा क्या होता है? उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइफ रखने का। इसीलिए इन्वेंट्री भले जितनी मर्जी बड़ी जहाजी साइज की आइटम हो जाए, वो नॉन करंट एसेट नहीं होती है, वो इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट ही होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, ये क्या है? नॉन करंट एसेट है। बिल्डिंग आप खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? इसलिए खरीदते हैं कि अपना ऑफिस बनाएंगे, वो शोरूम बना लेंगे और 10, 40, 20, 30 साल वहीं पे रहेंगे अब। लेकिन फर्ज कर लें कि आपका रियल एस्टेट का कारोबार है, आप बिल्डिंगें खरीदते हैं और 2-4 महीने में बेच देते हैं, फिर खरीदते हैं और बेच देते हैं। आपका तो कारोबार यही है, अच्छा सौदा नजर आया, बिल्डिंग खरीदी, बेच दी। आपने बिल्डिंग खरीद ली, अब आपके लिए क्या है? इन्वेंट्री है। ये नॉन करंट एसेट नहीं है। इसलिए जहन में रहे कि नॉन करंट एसेट और इन्वेंट्री हमेशा जुदा रहेंगे। ये इन्वेंट्री कभी नॉन करंट एसेट नहीं होती, इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट होती है। अच्छा, अब जब आप एक एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? पहली मर्तबा
कॉस्ट पे। यानी आपने एक एसेट खरीदा है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट से क्या मुराद है? जितने पे खरीदा है, यानी उसकी परचेज प्राइस क्या थी, प्लस उसको खरीदने पे खर्चा कोई आया, प्लस उसको लाने पे को खर्चा आया, प्लस उसको ला के लगाने पे को खर्चा आया, यहां तक के वो एसेट रेडी फॉर यूज हो गया। तमाम खर्चे उस एसेट की कीमत में जमा हो रहे होंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? मसलन फर्ज कीजिए कि आपने एक मशीन खरीदी है और ये मशीन आपने लेट से टर्की से खरीदी है। अब पहली बात, लेट से आपने टर्की से एक मशीन खरीदी है $1 मिलियन की। पहली बात, $1 मिलियन इक्वलेंट पीकेआर में हम बात कर लेते हैं रुपये में, कि अगर फर्ज कर लें, आसानी के लिए हम कहते हैं 180 रुपए का डॉलर है, नहीं है लेकिन फर्ज कर लेते हैं 180 रुपए का डॉलर है, तो 1 मिलियन का मतलब, डॉलर का मतलब वो 180 मिलियन रुपए। तो पहली चीज तो 180 मिलियन रुपए का तो ये मैंने खरीदा है, 18 करोड़ रुपए का। मजीद क्या होगा? अब जब मैं इसको टर्की से उठाऊंगा और पाकिस्तान लाऊंगा तो दरम्यान में किसी जहाज पे लोड होगा, लोडिंग के चार्जेस पड़ेंगे, वहां पे जो सरकारी उसके कस्टम्स वगैरह के चार्जेस हैं वो पड़ेंगे। जहाज वाला, जो बहरी जहाज वाला है, वो अपना को किराया लेगा उसको कराची लाने का, उस पर खर्चा पड़ेगा। फिर जब ये कराची पहुंच जाएगा तो वहां इसको ऑफलोड किया जाएगा, उस पर खर्चा लगेगा। यार जहाज से उतारने पे क्रेनें लगेंगी, खर्चा आएगा। उसके बाद यहाँ कस्टम से क्लियरेंस करानी है, जो हुकूमत का इदारा है। फिर वो हो सकता है कोई टैक्सेस वगैरह मांग लें, कस्टम ड्यूटी मांग लें, सेस मांग लें, कोई और टर्मिनल हैंडलिंग मांग लें, कोई और चीज मांग लें, वो पैसे देने पड़ेंगे। फिर उसको मैं वहां किसी ट्रकों पे लोड करूंगा कंटेनरों को, फिर वो ट्रक मेरे फैक्ट्री तक आएंगे, फिर वहां फैक्ट्री में अनलोड होगा, उसके लिए क्रेनें मंगाऊंगा, उस पर खर्चा लगेगा। अच्छा, फिर अब ये आ गया, अब इसको क्या करेंगे? अब ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये कौन सा ऐसे बस रख के चला देनी है? किसी इंजीनियरिंग कंपनी को हायर करूंगा जो आज इसको वहां पे बिल्ड, पुर्जा आई होगी और ये वहां उसको असेंबल करेगी या इरेक्ट करेगी, राइट? अच्छा, उन्होंने सारी जोड़ दी, लगा दी, इरेक्ट कर दी। अब क्या होगा? इसको टेस्ट करेंगे कि ठीक लगी है कि नहीं लगी है। ये तो नहीं होगा कि हम कहेंगे अब जोड़ दिए तो बस इन्हें चला दो। पहले उसको चेक किया जाएगा कि क्या हर पुर्जा ठीक काम कर रहा है। पहले उसके पार्ट्स में चेक किया जाएगा, फिर उसको एज अ होल चेक किया जाएगा। अच्छा चलो ठीक है जी, चलाओ जी मशीन, बनाओ। जो ये मशीन किसी चीज को बनाने के लिए लाए होंगे ना, मसलन फर्ज करें इससे आप कपड़ा बनाते हैं, आप कहेंगे ठीक है यार बनाओ इससे कपड़ा। आप उसमें रॉ मटेरियल डालेंगे, यानी धागा डालेंगे, और कहेंगे ठीक है ये मशीन, वीविंग मशीन है, ये जो भी मशीन है इसमें डालो और ये बनाओ इससे। वो बनाना शुरू कर देगी। हो सकता है वो ठीक ना बनाए, तो वो इंजीनियर रोकेंगे, उसको देखेंगे कहाँ मसला है, क्या करेक्शन होनी है, उसकी करेक्शन करेंगे, फिर चलाएंगे। फिर वो शायद ठीक नहीं बन रही है, ठीक हुई है लेकिन सारी ठीक नहीं हुई, फिर उसकी करेक्शन लगेगी। ये ट्रायल चल रहे हैं, उसके ट्रायल करते रहेंगे यहाँ तक के वो कहेंगे अब ये मशीन रेडी फॉर यूज है। नाउ दैट इज द पॉइंट। यहाँ तक पीछे जितना खर्चा लगा खरीदने से लेके यहाँ लाने, चलाने, रेडी फॉर यूज, वो सारे पैसे इस मशीन की कीमत में जमा कर दिए जाएंगे। और वो मशीन जो 180 मिलियन यानी 18 करोड़ रुपए की हमने खरीदी थी, हो सकता है वो चलाने तक हमें 30 करोड़ की पड़े। तो हम कहेंगे ये मशीन कितने की है? 30। ये उसकी कॉस्ट है। और इस कॉस्ट में कुछ चीजें नहीं ली जाती हैं। नंबर एक, ऐसे टैक्सेस जो रिफंडेबल नेचर के हों वो नहीं लिए जाते। मसलन जब आप पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे थे तो कस्टम्स ने आपसे कहा जनाब आप मशीन लेके आए हैं, एज पर द लॉ इसके ऊपर आपने 17% सेल टैक्स देना है। अच्छा जी ले, उनका लेकिन ये सेल टैक्स आपको कल वापस मिल जाएगा, महीना 2 महीने 6 महीने बाद वापस मिल जाएगा। उनको ठीक है ले ले, इसका मतलब ये पैसे तो मेरा नुकसान नहीं है, तो मैं इस सेल्स टैक्स को मशीन की कीमत में जमा नहीं करूंगा क्योंकि तो मुझे वापस मिल जाएंगे, तो मेरा रिसीवेबल है, तो मेरी एडवांस पेमेंट है, तो मुझे कल को वापस मिल जाएगी। मशीन में जमा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं जनाब ये टैक्सेस आपने हमें दे दिए, बस खत्म, वापस नहीं मिलेंगे, वो मशीन की कीमत में जमा हो जाएंगे। जैसे कस्टम ड्यूटी है, तो जो कस्टम ड्यूटी मैंने दे दी तो खत्म, अब वापस कोई नहीं मिलनी, तो लिहाजा वो कस्टम ड्यूटी मशीन की कीमत में जमा हो जाएगी। अच्छा, और कौन सी चीजें हैं जो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे? मसलन कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, हम मशीन लेके आ रहे थे, मशीन के कुछ 100 पुर्जे थे,
उसमें से एक एक ट्राले पे 5 पुर्जे डले हुए थे बड़े बड़े, वो ट्राले का एक्सीडेंट हुआ और वो 5 जाया हो गए, नुकसान हो गया। हमने करोड़ रुपया खर्च किया और फिर 5 दोबारा मंगाए। ये मशीन की कीमत में जमा नहीं होगा। ये मशीन की कीमत में क्यों जमा नहीं होगा? तो नुकसान था, ये लॉस है, इसको लॉस रिकॉर्ड करेंगे। यानी अब मैं ये नहीं कहूंगा मेरी मशीन 18 करोड़ वाली 19 करोड़ की हो गई है क्योंकि करोड़ रुपए का माल दोबारा खरीदा है, वो नुकसान हो गया करोड़ रुपए आपको, उसको लॉस लिखूंगा। मशीन 18 करोड़ की है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे। इसी तरह कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आप अपनी मार्केटिंग के लिए खर्च करते हैं। मसलन आपने टीवी पे स्टार चलवा दिए, पाकिस्तान में पहली मर्तबा जदीद टेक्नोलॉजी की जदीद तर्ज का शाहकार है, पहली मर्तबा ऐसी मशीन हम लेके आए हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में पहले किसी के पास नहीं है, हम पहले लेके आए, वो वगैरह वगैरह। आपने इश्तिहार लगा दी अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, अपनी मशहूरी करने के लिए। ये इश्तिहारबाजी के पैसे मशीन में नहीं डाले हैं, ये तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप मशीन ले आए, वो रेडी फॉर यूज हो गई, तो पहले ही दिन ग्राहकों की अन्नी मच जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगेगा कि भाई यहाँ ये नई मशीन आ गई है या यहाँ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता तो हो सकता है शुरू शुरू में वो मशीन फुल यूज ना हो रही हो। मसलन मशीन तो 24 घंटे चलनी है, लेकिन शुरू में ऑर्डर ही इतने हैं कि बस 4-5 घंटे चलती है, फिर ऑर्डर खत्म हो जाते हैं, तो फिर बाकी के 15 घंटे बंद पड़ी रहती है। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर बढ़ रहे हैं। अब ये जो 15 घंटे मशीन बंद पड़ी रहती है, इससे क्या होता है? नुकसान होता है। देखिए ना, एक मशीन है जो 24 घंटे काम करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन आप उसे काम ले नहीं रहे, नुकसान हो रहा है। ये नुकसान भी आपने अपने एसेट की कीमत में नहीं डालना है। तो जैसे आप कोई गाड़ी शाड़ी खरीद के लाते हैं तो शुरू में कहते हैं जी इन्हें ज्यादा रेस्ता नहीं देनी है। इस पे डबल डबल सवारी नहीं करनी है इस पे, है। हालांकि उस गाड़ी की, उस बाइक की ये कैपेसिटी है कि उसमें 2 बंदे बैठ सकते हैं, वो कहता नहीं, शुरू में आपने 2 बंदे नहीं बिठाने, शुरू में आपने। अब आप कहें कि अच्छा भाई हम तो 2 भाई हैं, हमने कॉलेज जाना होता है, ठीक है। अब दूसरे भाई को मैं नहीं बिठा सकता, वो जाता है उबर पे, तो वो इतने जो पैसे लग रहे हैं, नुकसान हो रहा है, ओ यदि गड्डी दे बेच पाओ, गड्डी गड्डी से नुकसान हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, वो नुकसान नुकसान है। इसी तरह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जैसे ये कैंपस है, इसका कुछ सिक्योरिटी पे बंदा खड़ा हुआ है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कोई सफाई सुथराई देखने के लिए बंदे लोग मौजूद हैं, उनके पैसे मशीन में तो जमा नहीं करेंगे, क्या ख्याल है? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी जमा नहीं होते। इसी तरह स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, आप मशीन ले आए हैं, नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को चलानी नहीं आती, वो तो पुरानी मशीन चलाने का आदी है। ये ऐसे ना जैसे एक बंदा मैनुअल काम किया करता था, आपने उसके आगे कंप्यूटर रख दिया कि एक्सेल से कर काम, तो भाई फिर पहले सिखाओ कैसे करना, आपने उसको उस्ताद रख दिया कि भाई ये आपको ट्रेनिंग देगा, उसकी फीस दी आपने। तो ऐसे ही वो जो नई मशीन आई है वो चलाने की तरह है, उसकी ट्रेनिंग का आपने इस्तेमाल किया, आपने किसी कंसल्टेंट कंपनी को हायर किया, किसी ट्रेनिंग कंपनी को हायर किया, उनको आपने कोई 1-2 लाख रुपए फीस दी कि भाई ये मेरे सारे स्टाफ हैं, इनको ट्रेनिंग देंगे। ये स्टाफ ट्रेनिंग भी एसेट की कीमत में जमा नहीं करेंगे, ठीक है। एसेट ले आए, कारोबार करना शुरू कर दिया, लेकिन शुरू शुरू में नुकसान हो रहा है, कारोबार को लॉस, एक्चुअल लॉस हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो बाद ऐसा होता है ना, नुकसान हो रहा होता है। ये नुकसान क्या आप एसेट में जमा कर देंगे? नहीं, नुकसान है, इसको नुकसान ही कहेंगे, ये एसेट में जमा नहीं होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीजें जो है इसकी कॉस्ट का पार्ट बनती हैं और मुख्तलिफ चीजें इसकी कॉस्ट में डाली नहीं जाती, ठीक है। कौन सी चीजें शामिल नहीं की जाएंगी कॉस्ट में? तब नॉर्मल लॉसेज नहीं लिए जाएंगे, मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं ली जाएगी, शुरू में जो लॉसेज होंगे वो नहीं लिए जाएंगे, रिफंडेबल टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड खर्चे वगैरह नहीं लिए जाएंगे, अब नॉर्मल लॉसेज नहीं लिए जाएंगे।
और क्या लिया जाएगा, परचेज प्राइस ली जाएगी, लेस डिस्काउंट, रिबेट्स एक्सेट्रा, प्लस नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस लिए जाएंगे, प्लस एसेट को उस मकाम तक पहुंचाने और रेडी फॉर यूज करने तक जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं सब लिए, उसकी रास्ते की इंश्योरेंस कराई है, ट्रांजिट इंश्योरेंस कराई है, उसकी कोई स्पेशल पैकिंग की है उसको ट्रांजिट करने के लिए, यानी कितनी दूर से चीज आप यहाँ ला रहे हैं तो स्पेशल पैकिंग करके लाएंगे ताकि रास्ते में वो खराब ना हो जाए, या समुद्र में आएगी तो ह्यूमिडिटी की वजह से, समुद्र में तो पानी होता है हर तरफ, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी से खराब ना हो जाए उसके लिए स्पेशल पैकिंग होगी, वो सारे खर्चे इस मशीन की कीमत में शामिल किए गए। डिस्काउंट डिस्काउंट तो माइनस ही करते हैं तो कर देंगे। ये उसकी फिर एक एग्जांपल है, ये आपने खुद एक दफा देखनी है, फिर मैं आपको उसका बताऊंगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, अच्छा ये एसेट आप ले आए, लाने के बाद रेडी फॉर यूज हो गया, चला दिया, साल 2 साल तक चलाते रहे, अब आपने इस पर कुछ खर्चा कर दिया, क्या वो एसेट में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? मसलन आपने एक गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीदी, काम करना शुरू कर दिया, साल बाद आपने कहा यार इसके इंजन में कुछ काम होने वाला है, इसका कुछ शोर आ रहा है, ये खड़क रहा है, वो कहा, आपने मैकेनिक के पास भेजा, उसने उसको ठीक कर दिया, पैसे लगे इस एसेट पे, क्या करूं, जमा कर दूं? नहीं, ये जनरल रिपेयर है, रिपेयर के पैसे एसेट में जमा। साल बाद ये रिपेयर आपने करा लिया, अच्छा जी, और आपने कहा यार महंगाई बड़ी हो गई है, सीएनजी किट रखवा लूं इसमें एक, उन्होंने कहा जनाब 1.5 लाख रुपया लगेगा, किट लगा दूंगा, उन्होंने कहा ठीक है ला दे, ये 1.5 लाख रुपया ये जमा होगा एसेट में, क्यों? क्योंकि इससे एसेट में एडिशन हुआ है, एसेट में कोई नई चीज ऐड हुई है ना, ये ऐसे है जैसे एक बिल्डिंग में आपने एक कमरा और डाल दिया ऊपर, आपके पास एक पिकअप थी, पीछे डाला नमा, आपने पीछे उसकी बॉडी लगवा ली है, आप में ना जो आमतौर पर गाड़ी आती है तो डाला पीछे से ओपन होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो पीछे से बंद करके बॉडी लगा देते हैं उसकी, है ना, आपने उसकी बॉडी लगवा ली है, ये एसेट में एडिशन हुआ है, ये एसेट में जमा करेंगे, ठीक है। तो अगर तो एसेट में कोई एडिशंस हो रहे हों, इंप्रूवमेंट्स हो रही हों, तो फिर तो वो एसेट में जमा कर दी जाएंगी, लेकिन अगर वो डे टू डे मेंटेनेंस है, रिपेयर्स हैं, तो फिर उसको एक्सपेंस आउट कर दिया जाएगा। इंप्रूवमेंट्स आर कैपिटलाइज्ड, रिपेयर्स आर, ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल फिर ऐसी, ये जो मैंने बात बताई ये देख लीजिएगा, ये उसकी एंट्रीज आ गई जो मैंने भी आपको बताई थी, कैसेट खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी, ओके। अब बात आ गई डेप्रिसिएशन की, ये वो बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब इसमें 3 बातें हैं जो मालूम होनी चाहिए, सिस्टमैटिक एलोकेशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट, यूजफुल लाइफ। Depreciation. So depreciation is what? Systematic allocation of depreciable amount over useful life। पहली बात समझते हैं क्या है यूजफुल लाइफ का मतलब है वो लाइफ जिस पे इस एसेट को हम इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। वो लाइफ नहीं है कि ये चल कितना अरसा जाएगा, नहीं, हम इरादा क्या रखते हैं। मसलन एक गाड़ी आपने खरीदी है, कितने साल चल जाएगी? लेट से 25 साल। ये आज भी आपको कौन सी कोई सन 2000 की गाड़ी नजर आती है कि नहीं आती? एफएक्स तो खैर उससे भी बहुत पुरानी है ना, एफएक्स तो लेट 80s की गई, मिड 80s की गाड़ी है, तो आपको आज एफएक्स भी नजर आती है बाय द वे, लेकिन चले वो तो इक्का दुक्का है। आमतौर पे आप गाड़ी देखते हैं तो वो 15-20 साल पुरानी गाड़ी मार्केट में नजर आती है। लेट से मैं कहता हूँ गाड़ी की टोटल लाइफ है 20 साल, 20 साल बाद गाड़ी कबाड़ी हो जाती है, ठीक है, ओके। यूजफुल लाइफ क्या होगी? 20 साल भी हो सकती है। अगर मेरा इरादा है कि मैंने ये गाड़ी खरीदी है और मैंने इसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये बिल्कुल कबाड़ ना हो जाए, और मेरा ख्याल है कि 20 साल में कबाड़ हो जाएगी, इसका मतलब है यूजफुल लाइफ क्या है? 20 साल। लेकिन मेरा इरादा है, मैंने कहा नहीं यार गाड़ी 5 साल से ज्यादा नहीं रखनी, 5 साल बाद बदल देंगे, नई गाड़ी आ जाएगी। अब मेरे लिए इस गाड़ी की यूजफुल लाइफ क्या है?
5 साल। गाड़ी की लाइफ 20 साल है, बट मेरे लिए उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है। ये जो टोटल लाइफ है ना, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। कि गाड़ी की टोटल लाइफ कितनी है? इकोनॉमिक लाइफ इज 20 years, बट फॉर मी इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years। तो डेप्रिसिएशन 5 years पे एलोकेट होगी यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये यूजफुल लाइफ किसी और अंदाज से भी देखी जा सकती है। मिसाल के तौर पे एक ट्यूबलाइट की लाइफ कितनी होती है? ट्यूबलाइट, ये ऊपर एलईडी लाइटें लगी है ना, इनकी लाइफ ऐसे नहीं होती 5 साल 2 साल, इनकी लाइफ होती है घंटों में। कि ये ट्यूबलाइट की लाइफ है जी 20,000 घंटे। अब वो 20,000 घंटे आप 4 साल में चलाएं, आप 3 साल में चलाएं, आप 10 साल में चलाएं, 20,000 घंटे इसकी लाइफ है। मसलन एक टायर की लाइफ कितनी है? आप कहते हैं जी 50,000 किलोमीटर। अब ये नहीं कहते कि ये टायर 5 साल चलेगा, आप कहते हैं ये 50,000 किलोमीटर चलेगा। वो 50,000 किलोमीटर आप साल में चला लें, वो 50,000 किलोमीटर आप 5 साल में चला लें। तो कुछ चीजों की लाइफ सालों में नहीं मैयर होती, ईयर्स में नहीं मैयर होती, यूनिट्स में मैयर होती है। आवर्स में, किलोमीटर्स में, यूनिट्स में ऐसे मैयर होती है। तो वहां यूजफुल लाइफ वो यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक टायर मैं जिसकी लाइफ कह रहा हूं जी ये 50,000 किलोमीटर है, उसकी यूजफुल लाइफ क्या है? 50,000 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह एक ट्यूबलाइट मैं कहता हूं जनाब ये 20,000 घंटे चलेगी, इसकी यूजफुल लाइफ क्या है? 20,000 घंटे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं कहूं यार इस ट्यूबलाइट की लाइफ है 20,000 घंटे, लेकिन हमने 12,000 घंटे बाद बदल लेनी है, तो इसकी यूजफुल लाइफ क्या है? 12,000 घंटे। यूजफुल लाइफ वो एस्टिमेटेड पीरियड है जिसके बाद हमने इरादा कर लिया कि हमने बदल लेनी है। आपने एक लैपटॉप खरीदा है, 3-1 साल में आप कहेंगे मैंने बदल लेना है, हालांकि लैपटॉप 6 साल बाद भी चल रहा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं भाई मैंने 3 साल बाद बदल लेना है। तो यूजफुल लाइफ इज 3 years। ठीक है, सो पहली बात यह है कि डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है ओवर यूजफुल लाइफ। अच्छा, किस चीज को एलोकेट करना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? वो जो 19,000 था, रिमेंबर मेरी एग्जांपल में कि 25,000 का एसेट है, 6,000 का बिक जाएगा, तो 19,000 डेप्रिशिएबल। यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस द कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू मतलब बकाया वैल्यू। कि यार 25,000 का एसेट है, कॉस्ट बिक कितने का जाएगा? 6,000 का, रेजिडुअल वैल्यू। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? 25 में 6 19,000। सो डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू। यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड पीरियड या यूनिट्स, यानी या ये पीरियड होगा या ये यूनिट्स होंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट है, अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। फिर एक कॉन्सेप्ट है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बच जाती है वो कैरिंग अमाउंट। यानी एक एसेट हमने लिया 25,000 का, उस पर पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी? पीछे एग्जांपल में 1900, तो पीछे कितना बच गया था? 23,100। तो ये क्या है? कैरिंग अमाउंट। एक और साल गुजर गया, मजीद डेप्रिसिएशन माइनस हो गई, अब क्या बचा? 21,200। ये क्या है? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल डेप्रिसिएशन। जो सारी डेप्रिसिएशन पहले साल की भी दूसरे डेप्रिसिएशन माइनस करके, अब तक अगर किसी एसेट के 4 साल गुजर चुके हैं तो 4 सालों की डेप्रिसिएशन निकाल दें, तो पीछे जो वैल्यू बचेगी दैट इज कैरिंग। इसी कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू भी कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर? अच्छा, आगे लिखा हुआ है। बुक वैल्यू भी कहते हैं, WDV भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। ये लिखा हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV भी कहते हैं। ये छोटी छोटी सी एग्जांपल आप देखिएगा। अब इसमें आगे बात आती है कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं।
वो जो बात हुई थी ना सिस्टमैटिक एलोकेशन, अब उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। एक मेथड वो है जो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी इक्वल इक्वल। हमने क्या किया, हमने कहा टोटल 19,000 है, 10 पे डिवाइड कर दो, 1900 चार्ज किए जाओ, स्ट्रेट लाइन यानी बराबर बराबर। इसके अलावा भी मेथड है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका फार्मूला क्या है, ये आपके सामने है, कॉस्ट लेस रेजिडुअल यूजफुल लाइफ। जैसे मैंने पहले जो एग्जांपल दी थी उसमें कॉस्ट थी 25,000, रेजिडुअल वैल्यू थी 6,000, यूजफुल लाइफ थी 10 साल, तो जवाब आ गया 1900, यानी 1900 एक साल की डेप्रिसिएशन। और इस तरह से चलता रहे। किसी एसेट की डेप्रिसिएशन शुरू कब की जाती है, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, भले इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। जब वो एसेट रेडी फॉर यूज हो गया है, डेप्रिसिएशन शुरू हो गया। तो ये समझ लो, जैसे देखिए ना, एक एसेट की यूजफुल लाइफ है 10 साल, अगर वो 6 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ, उसकी जिंदगी के 6 महीने निकल गए हैं। इससे कता नजर कि वो इस्तेमाल हुआ है, आप अपने आप को ही देख लें। आप अपनी जिंदगी को किसी काम लाएं या ना लाएं, वो गुजर गई है। अगर एक इंसान की हमारे पाकिस्तान में एवरेज कितनी है लाइफ, 60 साल 58 साल, लेट से 60 साल की एवरेज लाइफ है, तो अगर कोई शख्स 5 साल बेकार पड़ा रहे, कुछ ना करे, उसकी लाइफ में से 5 साल निकल गए हैं। तो अगर एक एसेट की यूजफुल लाइफ है 10 साल और उस एसेट पे 6 महीने साल कोई काम नहीं हुआ, भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 1 साल निकल गया बीच में से, अब 9 ही रह गए पीछे। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो एक एसेट बेकार ही क्यों ना पड़ा हो, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसलिए डेप्रिसिएशन कब शुरू होती है, व्हेन द एसेट बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज। जब वो एसेट रेडी फॉर यूज हो जाए, डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी, भले वो इस्तेमाल हो रहा है या। सिर्फ एक सूरत हाल है जहां एसेट इस्तेमाल ना हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगी। कब, जब उसकी यूजफुल लाइफ पीरियड में नहीं, यूनिट्स में होगी। मसलन मैंने कहा ये टायर है और इसकी यूजफुल लाइफ है 50,000 किलोमीटर, टायर चलाया ही नहीं, तो वो तो उसकी पूरी लाइफ 50,000 खड़ी है, वो कहीं गई नहीं। जब तक वो टायर 50,000 में से कोई किलोमीटर एक चलेगा नहीं, तब तक उसकी कोई डेप्रिसिएशन आएगी नहीं। तो अगर उस एसेट की यूजफुल लाइफ यूनिट्स में हो, फिर तो जब तक वो यूनिट गिरेंगे नहीं, तब तक उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज। लेकिन अगर उसकी लाइफ पीरियड में है, तो भले वो इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, पीरियड गुजर रहा है, लिहाजा उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड इस तरह से पहला मेथड है डेप्रिसिएशन का। तो आपने ये करना है कि चैप्टर के शुरू से लेके एग्जाम्पल 5 तक या 6 7 तक, यहां तक आपने आना है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो बातें मैंने बताई हैं वही वही बातें रिपीट हो रही होंगी। इक्का दुक्का को बात नहीं आ जाए तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। तो उसको नहीं करेंगे डेप्रिसिएट। मसलन आप कहते हैं कि एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 50 लाख और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 60 लाख, तो नहीं करेंगे डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट तो तभी करेंगे ना अगर उसकी वैल्यू में कमी आनी है। जैसे आमतौर पर जमीन के साथ यही मसला होता है। एक जमीन जब आप खरीदते हैं, आपने एक जमीन खरीदी थी 1980 में 1,000 रुपए की, वो आज करोड़ रुपए की होनी है। ओके, जाहिर है एक जमीन की आमतौर पे रेजिडुअल वैल्यू जो होती है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है, तो डेप्रिसिएट नहीं करते उसे। गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, गाड़ी में नुकसान होता है, गाड़ियों में नुकसान होता है। नुकसान से मुराद है गाड़ी की कीमत में कमी आती है, लेकिन वो तो एक सडन चेंज है ना। लेकिन अगर फर्ज करें आज आप एक गाड़ी खरीद के लाए हैं 40 लाख रुपए की, तो क्या ख्याल है 10 साल के बाद ये 40 की बिक जाएगी, शायद 30 की बिकेगी, शायद 32 की बिकेगी, शायद 20 की, पता नहीं, बट ऐसा नहीं होगा कि 40 की बिक जाएगी। हाइपोथेटिकली मैं एज्यूम कर लेता हूँ नहीं जनाब ये 45 की बिक जाएगी, लेट से, तो फिर नहीं करेंगे डेप्रिसिएट।
2010 साल 2001 के बाद तो 10 साल पूरे तो खत्म कर यस, उसको हम यूज को 10 साल करने के बाद ही खत्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा। एक एसेट की यूजफुल लाइफ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर खरीदा, पेंटियम 5, पेंटियम सीरीज का पता है वो है यार, ये थोड़े अर्से पहले की बात है, सन 2001-2 की बात है? आपने आईटी तो पढ़ी होगी ना, तो आईटी में पेंटियम नहीं पढ़ा आपने? अभी जो कंप्यूटर जनरेशन है वो कौन सी चल रही है? कोर i5, कोर i3 है ना? इससे पहले जो सीरीज होती थी वो कोर टू डू और डुअल कोर वगैरह, उससे पहले जो होती थी वो पेंटियम सीरीज होती थी। बेसिकली पेंटियम 5 आखिरी सीरीज थी, पेंटियम में आखिरी कंप्यूटर था मेरा ख्याल है, पेंटियम 6 नहीं आया था, फिर नई जनरेशन नए नाम से आ गए थे, जिसमें फिर ये जिसको फिर हम डुअल कोर और कोर टू डू और फिर कोर i5 और सारा सिलसिला शुरू हो गया है। हो सकता है वही होगा। आपने एक कंप्यूटर खरीदा 2003 में, कोई सा मॉडल आप अपनी मर्जी का लगा लो, 2003 में कंप्यूटर खरीदा ब्रांड न्यू, और आपने सोचा कि इसकी लाइफ है 5 साल, और 5 साल आपने उसको वरता ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब नया लेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है। अब वो कंप्यूटर बहुत सुस्त हो चुका है, हालांकि इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस वक्त वो कंप्यूटर आया था उस वक्त वो फास्टेस्ट कंप्यूटर था, है ना? लेकिन आज मार्केट में उससे कई आगे की चीज आ गई है। आज आप उसको बैठ के चलाएंगे तो आपकी वर्क एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? चेंज ही करेंगे, आप चेंज ही करेंगे। इसी तरह मशीनों में होता है, मशीनों में नई से नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। आपने एक एसेट को क्यों क्यों आपने सोचा मैं 10 साल बाद बदलूंगा, जबकि वो 20 साल चल सकती थी? इसीलिए सोचा कि आपने कहा 10 साल के बाद इससे ज्यादा एफिशिएंट चीजें आ चुकी होंगी, तो अगर मैं वो नहीं चलाऊंगा तो नुकसान करूंगा। यानी मिसाल के तौर पे आप यूं समझें कि आपकी गाड़ी है जो फ्यूल कंज्यूम करती है और 1 लीटर में लेट से 12 किलोमीटर चलती है, और 10 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो 1 लीटर में 18 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। आप कहेंगे यार इस गाड़ी को 1 साल एक्स्ट्रा चलाने का मतलब है इतना एक्स्ट्रा तेल जाया करूंगा मैं, इससे बेहतर नहीं है कि थोड़े पैसे और डाल के गाड़ी ले लूं? यानी वो तो नुकसान हो गया ना, जो तेल फूका गया वो तो नुकसान हो गया। उससे बेहतर नहीं मैं पैसे गाड़ी पे लगाऊं जो पैसे तेल पे जाया करने। तो लोग एसेट बदल लेते हैं, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।